एंडोक्राइन के ऊपर है, ठीक है। किसके ऊपर है? हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि इसमें से ना आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारी कंफ्यूजन है, तो हम उन कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे और साथ में हमारा क्या पढ़ेंगे, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम भी हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं किसकी बात करूँ यहाँ पे, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की बात करूँ, तो आपको सबको पता है जो हमारा बेसिक चीज होती है हमारी एंडोक्राइन के बारे में। देखिए इसमें क्या क्या वर्ड है, इसमें एक तो है आपका एंडो वर्ड। क्या है आपका? एंडो वर्ड। एंडो का मतलब होता है विद इन, यानी कि कोई चीज किसी अंदर चल रही है, ठीक है, विद इन। और जो क्राइन है ना, जो क्राइन है, इस क्राइन का मतलब होता है क्या करना? टू सिक्रीट, यानी कि सिक्रीट करना। क्या करना? यहाँ पे सिक्रीट करना। और यहाँ पे लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी होता है। क्या होता है? सबको पता है लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी होता है। तो यहाँ पे हम किसकी स्टडी करेंगे? यहाँ पे हम जो भी स्टडी करेंगे, किसकी स्टडी करेंगे? यहाँ पे हम अपने ग्लैंड्स की स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे? हमारे ग्लैंड्स की स्टडी करेंगे। ना ही सिर्फ हम अपने ग्लैंड्स की क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपने ग्लैंड्स की एनाटॉमी भी पढ़ेंगे, एना भी पढ़ेंगे, हम अपने ग्लैंड्स की फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे और हमारे ग्लैंड्स की पैथोलॉजी भी पढ़ेंगे। तो हमारा जो ये पूरा का पूरा एमएसएन का चैप्टर है एंडोक्राइनोलॉजी का, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ओके हाय बेटा, ठीक है। तो जो ये आरएक्स कमेंडो है, आपने क्या कल क्या नाम बताया था? मैं थोड़ा भूल गई हूँ, एक बार नाम जो है कमेंट में, जो है कमेंट बॉक्स में डाल दो, ठीक है। तो एंडोक्राइनोलॉजी में हमारी एंडो होती है, क्राइन होता है, यानी कि ये कुछ ना कुछ क्या करती हैं? सिक्रीट करती हैं। और लोगस में सबको पता है। तो ये हमारी जो ग्लैंड है ना, इसमें हम इसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और हम इसकी पैथोलॉजी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए जो हमारी ग्लैंड्स होती है, ठीक है, जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं, ये क्या है? ये आपकी कुछ सिक्रेटरी ऑर्गन है। क्या है यहाँ पे? सिक्रेटरी ऑर्गन है। देखिए यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा बात इसलिए करेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि जो हमारी पूरी की पूरी एंडोक्राइनोलॉजी के क्वेश्चंस है ना, वो सारे के सारे आपके थ्योरी बेस पे हैं। और थ्योरी हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल डीप में जाके नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उन चीजों को समझेंगे जो जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्टली बता देती हूँ कि जो आपकी ग्लैंड्स है वो आपके सिक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जो क्या सिक्रीट करते हैं? दैट सिक्रीट, क्या सिक्रीट करेंगे? अपने कुछ केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं? कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो रिलीज करते हैं। अब ये जो ग्लैंड्स होती हैं, ये जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती हैं, ये आपकी जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस या तो ये एंजाइम्स हो सकते हैं, ठीक है। ये जो आपके केमिकल सब्सटेंस है ना, ये या तो क्या हो सकते हैं? यहाँ पे हॉर्मोन्स हो सकते हैं, ठीक है, या तो हॉर्मोन्स हो सकते हैं, या फिर ये एंजाइम्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? या तो ये एंजाइम्स हो सकते हैं या फिर ये हार्मोन हो सकते हैं। तो हार्मोन के बारे में आपको ये याद रखना है कि जो आपके हार्मोन्स होते हैं ना, ये आपके क्या होते हैं? ये हॉर्मोन्स आपकी कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है? एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती है। कौन सिक्रीट करेंगी? एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो अपने सिक्रीशंस हैं वो डायरेक्ट ब्लड में डाल देती हैं, इसलिए हम इनको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। अगर किसी को इस बात में कंफ्यूजन है कि डक्टस ग्लैंड कौन सी होती है और डक्टलेस ग्लैंड कौन सी होती है, तो एक बार मेरे को कमेंट करके बता दो, मैं आपको अभी यहाँ पे क्लियर कर दूंगी, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हार्मोन आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करेगी और आपके जो एंजाइम्स होते हैं वो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड करती हैं। कौन करती हैं? आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड करती हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये पूरा का पूरा जो है, हमारा ये पूरा का पूरा सिस्टम है ग्लैंड्स के ऊपर, इसमें हमारी दो यानी कि 3 टाइप की ग्लैंड जो है हम इसमें पढ़ेंगे। कौन कौन सी ग्लैंड पढ़ते हैं हम इसमें? एक तो पढ़ोगे आप कौन कौन सी ग्लैंड होती है जिसको आप बोलते हो एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी डिजीज पढ़ेंगे। एक आप एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ोगे। कौन सी ग्लैंड पढ़ोगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ोगे। एक आपकी होती है मिक्स टाइप की ग्लैंड, जो आपकी एंडो भी होती है और एक्सो भी होती है, और उसका सबसे शानदार एग्जाम्पल या सबसे शानदार जो एग्जाम्पल है वो है आपका पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज आपकी एंडो और जो है एक्सो दोनों ही होती है, ठीक है। तो ये बात हमें जो है सबको पता है कि हमारी कौन सी ग्लैंड्स क्या करती हैं और हॉर्मोन्स हमारे एंजाइम्स क्या होते हैं और हमारे हॉर्मोन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो गुड इवनिंग बेटा सोनम। तो हमने यहाँ पे चीज देख ली। अब देखिए इस इमेज में जो है हमारे पास जो ये इमेज है, ये हमारी किसकी है? हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की है। सबको पता है कौन कौन सी ग्लैंड्स हमारे बॉडी में होती है, जिसको हम एक्सो और एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। इसमें हमारी ये देखिए, ये आपके कौन है? ये आपके हैं थॉमस एडिसन, जिसको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ, ये कौन है? हमारे फादर ऑफ एंडोक्राइन, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी के कौन है? ये फादर है, कौन है? हमारे थॉमस एडिसन। कौन है? थॉमस
एडिसन, ठीक है, थॉमस एडिसन। और इसी इंसान पे हमारी एक बीमारी भी है जिसको हम बोल देंगे एडिसोनियन क्राइसिस, ठीक है। क्या बोलेंगे? जय श्री कृष्णा सोनम बेटा। यहाँ पे हमारे कौन है? फादर ऑफ एंडोक्राइन इज अ थॉमस एडिसन, जिसके बारे में हम जो है आगे जाके वहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो एडिसन डिजीज है वो हमारी एक डिजीज इनके रिगार्डिंग भी यहाँ पे है, ठीक है। चलिए, हमने यहाँ पे बात कर ली कि हमारे कौन कौन से क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करूँ, देखिए ये जो ग्लैंड होती है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, ये इस टाइप की ग्लैंड होती है। जैसे ये ग्लैंड है, इस ग्लैंड के यहाँ पे क्या होंगी, जितनी भी हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, ये ग्लैंड है, और इनके पास क्या होती है? डक्ट होती है। क्या होती है? डक्ट होती है। ये जो डक्ट में जो अपना डालती है ना, उनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात पता होना चाहिए कि तो ये सबको एग्जाम्पल पता है एक्सोक्राइन ग्लैंड के, जैसे कि आपकी लैक्राइमल ग्लैंड है, स्लेवरी ग्लैंड है, आपकी सीबेसियस और स्वेट ग्लैंड है, आपका जो है स्टमक के अंदर ग्लैंड है, ब्रेस्ट के अंदर मिल्क है, लीवर है, पैनक्रियाज है, इंटेस्टाइनल में म्यूकोजा है, ये सारी की सारी आपकी क्या होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। लेकिन हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड इतनी हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे जो डिजीज बनती है वो किससे बनती है? आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड से बनती है, ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर मैं बात करती हूँ, तो हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक बार मैं देख लेती हूँ कहाँ पे हैं। चलिए कोई बात नहीं। हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आती है वो हमारी कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? देखिए, जितनी भी आपकी डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, यानी कि अपने सिक्रीशंस को डायरेक्ट किस में डाल देती हैं? अपने ब्लड में डाल देती हैं, ठीक है। तो ब्लड में जो सिक्रीशंस यहाँ पे डाल रही हैं, उनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आपकी कौन कौन सी ग्लैंड्स आती है? पिट्यूटरी है, हाइपोथैलेमस है, थायराइड ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, आपकी जो है एडेनल ग्लैंड्स है, ठीक है, और टेस्टिस एंड ओवरी है। ये सारी की सारी आपकी जो ग्लैंड्स आती है वो आपकी कौन सी होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, इसके बाद हम बात करेंगे हमारे एक इसके बारे में बात कर लेते हैं, पैनक्रियाज के बारे में, क्योंकि जो आपकी पैनक्रियाज होती है ये आपकी क्या है? ये आपकी एक्सो और एंडो, ये क्या होती है? आपकी एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है। तो देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड की अगर मैं बात करती हूँ, तो आपकी जो पैनक्रियाज है वो आपकी 99% तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, और आपकी ओनली 1% एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है सोनम, RD1 शाजिया, है ना? सबको समझ में आ रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? तो ये आपकी पैनक्रियाज की स्ट्रक्चर है। इस पैनक्रियाज के अंदर देखिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज देखिए क्या है, जो मैं इस पेन से जो है मैं यहाँ पे वो करूंगी। ये देखिए, यहाँ से जो है ये वाली जो आपको सेल्स दिख रही हैं, ये जो सेल्स दिख रही है यहाँ पे, ये आपको डक्ट, ये आपको कौन सी सेल दिख रही है? एकिनार सेल दिख रही है। कौन सी सेल दिख रही है? एसिनार। यहाँ पे मैं इसका नाम भी लिख देती हूँ। ये कौन सी सेल दिख रही है आपको? एकिनार सेल्स। ये जो सेल्स होती है ये 99% ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है। और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो इनके पास क्या है? यहाँ पे देखिए डक्ट्स हैं। इनके पास क्या है? यहाँ पे डक्ट्स हैं। तो ये अपने सिक्रेशन जो भी यहाँ पे ये सिक्रेट करेंगी, यहाँ पे जो भी ये सिक्रेशंस करेंगी, ये किस में डालेंगी? ये अपने डक्ट्स में डाल देती हैं। इसलिए हम इनको बोलते हैं कि पैनक्रियाज आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। दूसरी अगर मैं बात करती हूँ इस पैनक्रियाज का, ये टेल वाला पार्ट, इस टेल वाले पार्ट में देखो, ये जो पार्ट है आपका, ये जो है आपका, इसको हम बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैन। और ये जो पैनक्रियाटिक आइसलेट्स होता है, इसमें आपकी सेल्स होती है अल्फा, बीटा, डेल्टा और आपकी पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बीटा सेल्स दिख रही हैं जो इंसुलिन सिक्रीट करेगा, अल्फा सेल आपका ग्लूकागोन सिक्रीट करता है, डेल्टा सेल आपका सोमेटोस्टैटिन से जो है सोमेटोस्टैटिन करता है, और आपकी जो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है ये आपका प्रोटीन बनाने में यहाँ पे हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपका लीवर है यहाँ पे, ठीक है, जो आपका लीवर होता है, सबको पता है कि जो आपका लीवर होता है उसके अंदर क्या स्टोर होता है? उसके अंदर आपका क्या स्टोर होता है? वहाँ से ग्लाइकोजन स्टोर होता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लीवर बनाऊँ, ये आपका क्या है? ये आपका लीवर है, और इस लीवर के अंदर आपका क्या स्टोर होता है? ग्लाइकोजन स्टोर होता है। क्या स्टोर हो जाता है? ग्लाइकोजन। तो जब भी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट चाहिए होती है, ठीक है, आपको शायद यहाँ पे दिख गया होगा, जब भी हमारी बॉडी को इमरजेंसी में क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए, तो वहां पे जो ये आपका क्या होता है? ग्लूकागोन होता है, ठीक, जो अल्फा सेल निकाल रही है, ये ग्लूकागोन आएगा और इस ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ग्लाइकोजन जीनोलाइसिस, तो यहाँ पे ग्लाइकोजन का क्या हो गया है? ब्रेकडाउन हो गया है, ठीक है। तो ये कौन करवाता है? ये आपका ग्लूकागोन करवाता है, जब भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। इंसुलिन सबको पता है, इंसुलिन आपको क्या करता है? ब्लड के अंदर जो आपका ग्लूकोज है, जब भी वो जो है एक लिमिट क्रॉस करता है, तो एक्सेस ग्लूकोज को क्या करता है? उसका मेटाबॉलिज्म करता है, वहां से ग्लूकोज को उठा के कहाँ पे देता है? सेल के अंदर ट्रांसफर कर देता है। ये काम किसका है? हमारे अल्फा सेल्स का। समझ में आ गया?
चलिए, यहाँ पे जो है आपको ये इमेज आपको दिख रही होगी। आपको एक तो इसके बारे में याद होना चाहिए पैनक्रियाज़ की टेल में, ठीक है? पैनक्रियाज़ की टेल में यहाँ पे क्या है 1% आपकी क्या होती है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी ये सेल्स याद रखना। और एक आपको ये वाली सेल याद रखना एसिनार सेल्स होती हैं। ये आपकी एक्सोक्राइन सेल्स होती हैं और 99% ये आपकी एक्सोक्राइन सेल ही होती है और ये आपके पैनक्रियाटिक जूसेस को यहाँ पे डाल देती है डक्ट में और फिर ये बाद में यहाँ पे आ जाता है डक्ट में। डक्ट के थ्रू यहाँ पे आ जाता है, ठीक है? तो ये सारी की सारी ये देखो ये जो है ये आपको डक्ट जो यहाँ पे दिख रही है ना ये आपकी एसिनार सेल्स हैं। ये जो आपको सेल्स दिख रही है यहाँ पे ये एसिनार सेल्स है और ये डक्ट में डाल के ये कहाँ पे आ जाता है आपका पैनक्रियाटिक डक्ट में आ जाता है और उसके बाद ये ड्यूोडेनम में आ जाता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस चलता है किसका आपके पैनक्रियाज का, ठीक है? समझ में आ गया? तो ये चीज़ें आपको क्या है यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ होती है कहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं आपके हॉर्मोन्स। क्या होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट आपके हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है? आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया ना तभी क्या है यहाँ पे बच्चे जो है लाइव जो है कम दिखते हैं मुझे हमेशा, ठीक है? पर कोई बात नहीं है धीरे-धीरे आप कोशिश करना कि वहाँ पे देखो एंडोक्राइन पढ़ना मुझे ऐसे लगता है शायद सबके बस की बात नहीं है। एंडोक्राइन को ना सिर्फ वो स्टूडेंट पढ़ सकते हैं जिनको पहले से कुछ नॉलेज हो या जिसको इंटरेस्ट हो कि हमें एंडोक्राइनोलॉजी को समझना है। तो एंडोक्राइनोलॉजी को समझने के लिए ना हमारे पास पेशेंस भी होना चाहिए, हमारे पास ब्रेन भी होना चाहिए। अब 2 मिनट की जो रील स्क्रॉल कर रहा होगा बच्चा वो यहाँ पे नहीं टिक सकता इस प्लेटफॉर्म पे। और ये जो है एमएसएन हम जो जिस लेवल पे कर रहे हैं ना उस लेवल पे एमएसएन को ग्रैब करने के लिए ना दिमाग भी चाहिए और पेशेंस भी चाहिए। तो जिस बच्चे में ये दोनों चीज़ हैं ब्रेन और क्यूरियोसिटी और यहाँ पे जो पेशेंस है अगर है तीनों में तो वही जो है क्लास तक मेरी क्लास देख सकता है। नहीं तो उनको ऐसे लगेगा कि नहीं हम तो जो है हमें तो सब आता है ना? लेकिन हम ऐसे ही पढ़ाएँगे, ऐसे ही पढ़ाना है हमें क्योंकि हो सकता है कि आज नहीं तो कल बच्चों को ये चीज़ समझ आएगी कि हमें किस लेवल पे जाके स्टडी करना है, ठीक है? चलो शेयर किया था इस टाइम पे आता नहीं है, कोई बात नहीं बेटा जिसको जो है इम्पोर्टेंस इसकी पता होगी क्लास की वो ज़रूर आएँगे, ठीक है? अब देखो ये जो है मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था कि जो आपकी ग्लैंड्स होती है वो आपके हार्मोन भी सीक्रेट करती हैं, कोई बात नहीं, ठीक है? जो आपके हार्मोन भी सीक्रेट करती हैं और जो आपके एंजाइम भी सीक्रेट करती हैं, ठीक है? अब हमें एंजाइम के बारे में बात नहीं करनी, अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हार्मोन्स के बारे में क्योंकि आगे चल के हम इन्हीं के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है? तो जो आपके हार्मोन्स होते हैं सबसे पहले ये बात याद रखना कि हार्मोन्स आपके केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। क्या होते हैं? हार्मोन आपके केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है? देखिए चाहे मैं आपको ये बोल रही हूँ फर्स्ट अगर मैं आपको बोलूँ ना कि फर्स्ट केमिकल मैसेंजर हमारी बॉडी में कौन है जो मैसेज पहुंचाने का काम करता है एक जगह से दूसरी जगह पे तो वो हमारे कौन होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सेकंड केमिकल मैसेंजर कौन है ना? कोई आपसे पूछे कि सेकंड केमिकल मैसेंजर कौन है तो आपके सेकंड केमिकल मैसेंजर होते हैं आपके आयनाइज्ड कैल्शियम। क्या होते हैं? आयनाइज्ड कैल्शियम। और इसके बाद आता है आपका एएमपी। कौन आता है? आपका एएमपी। एएमपी क्या होता है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है? हाँ मुझे पता है बेटा कि मुझे ये नहीं पता कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं एफर्ट लगा रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? तो जिसको कदर होगी वो जरूर इस चीज़ को समझ लेंगे। तो यहाँ पे आपके जो है क्या है यहाँ पे सेकेंड केमिकल मैसेंजर आपके आयनाइज्ड कैल्शियम है और आपका एएमपी है। एएमपी अगर मैं आपको बोलूँ तो एएमपी जो होता है वो आपका एक तरह का एटीपी का छोटा भाई है, ठीक है? क्या होता है आपका एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो उस एटीपी का छोटा भाई कौन है? हमारा एएमपी है। तो ये भी हमारा एक तरह से देखा जाए तो ये भी आपका जो है केमिकल मैसेंजर होता है। बाकी आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है? कौन होते हैं आपके? न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन होते हैं आपके? न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि आपके सीरोटोनिन है, डोपामाइन है ना? एसिटाइलकोलिन है। ये भी आपका क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर होते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। देखिए अगर मैं एक चीज़ बताऊँ आपको वैसे क्वेश्चन में आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे जो हार्मोन्स है वो आपके केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। हॉर्मोन्स क्या करते हैं? हॉर्मोन्स आपके जो है धीरे-धीरे जो है आपका काम करेंगे लेकिन लॉन्ग टर्म तक इफ़ेक्ट रहेगा। लेकिन जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ओके इशिता जो है राधे राधे बेटा, इशिता हमारे साथ नए जुड़े हैं। वेलकम इशिका, हमारे चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत है, ठीक है? तो जो है कोशिश करना कि लास्ट तक क्लास देखो ताकि जो है आप लोगों को कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आए, ठीक है? तो मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, हार्मोन जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो आपके धीरे-धीरे सीक्रेट होते हैं, धीरे-धीरे टारगेट सेल तक जाते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म तक रहते हैं। लेकिन जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर होंगे वो क्या करेंगे? एकदम से रिलीज़ होते हैं लेकिन उनका इफेक्ट भी कम टाइम के लिए होता है। मतलब क्या होता है? उनका एक्शन तो जल्दी हो जाता है लेकिन ड्यूरेशन उनकी कम होती है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर की। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो जैसे देसी दवाइयाँ और अंग्रेजी दवाइयाँ हैं।
अब मुझे क्या हुआ है, जैसे कि मुझे हो गया है फ़ीवर, तो मुझे इमीडिएटली क्या करना है, रिलीव करना है। मतलब मुझे अगर कोई बीमारी को जल्दी रिलीव करवाना है, तो मैं क्या ले लूँगी, अंग्रेज़ी दवाई ले लूँगी, ठीक है? जैसे कि जो हमारी मेडिसिन्स आजकल आ रही है मार्केट में। तो वो क्या करती हैं, वो जल्दी असर करती है, लेकिन नुकसान भी करती हैं और उनका ड्यूरेशन भी कम होता है। लेकिन अगर मैं उसी की जगह पे अगर मैं देसी दवाई लूँ, या मैं कुछ जो है हमारी जो देसी दवाई आती है, जड़ी-बूटियाँ हैं, या फिर जो हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, अगर मैं वो लेती हूँ, वो तो स्लो प्रोसेस करती हैं, लेकिन हीलिंग पावर उनके अंदर ज़्यादा होती है। सेम ऐसे ही हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और जो हमारे हार्मोन्स हैं, इनका काम भी ऐसे ही है, ठीक है? तो हार्मोन्स हमारे क्या करेंगे, हार्मोन्स धीरे-धीरे काम करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म तक रहेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर एकदम से काम करेंगे, लेकिन वो जो है वहाँ पे उनका इफ़ेक्ट भी जो है कम टाइम के लिए होगा, ड्यूरेशन कम होगा, ठीक है? लेकिन अगर आपको एक चीज़ बताऊँ यहाँ पे, जैसे कि मान लो जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है? सबको पता है हमारा जो है न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, ये जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है ना? यहाँ पे साइनेप्टिक नोब होता है नीचे की तरफ, और यहाँ पे क्या होते हैं हमारे, ये हैं आपके साइनेप्टिक नोब, और इन साइनेप्टिक नोब के अंदर आपके क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि एसिटाइलकोलिन है, सेरोटोनिन है, डोपामाइन है ना? तो ये यहाँ से क्या करते हैं, ये रिलीज़ होते हैं। तो ये जो आपके मान लो ये एसिटाइलकोलिन है, तो ये जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, ये क्या करता है, ये आपका या तो आपके नेक्स्ट न्यूरॉन पे जाएगा, ठीक है? आगे भी आपका क्या होगा, यहाँ से जो है डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है? ये जो होंगे आपके, ये जो डेंड्राइट्स होते हैं आपके, इस पे जाएगा ये, ठीक है? इस नेक्स्ट न्यूरॉन पे जाएगा। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, या तो ये किसी ना किसी नेक्स्ट न्यूरॉन पे जाएँगे, या फिर ये किसी ना किसी टारगेट टिश्यू पे जाते हैं। जहाँ पे इनका टारगेट होता है ना, उन टारगेट टिश्यू पे जाते हैं, या फिर ये जाएँगे ग्लैंड्स के पास। किसके पास जाएँगे? ग्लैंड्स के पास जाएँगे, ठीक है? लेकिन इनका जो ट्रांसमिशन होता है ना, वो बहुत रैपिडली होता है। क्या होता है इनका ट्रांसमिशन? बहुत ही ज़्यादा रैपिडली होता है, लेकिन ड्यूरेशन कैसा होता है? शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। क्या होता है? शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, ठीक है? तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखना, किसके बारे में, हमारे हार्मोन्स के बारे में, ठीक है? चलिए, राधे राधे बेटा। अरविंद कुमार भी न्यू स्टूडेंट है। अरविंद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। और इस वाली इमेज में देखो, इस वाली इमेज में भी बहुत अच्छे से क्या समझा रखा है कि ये आपकी कोई एंडोक्राइन सेल है। मान लो ये किसी भी ग्लैंड की कोई सेल है, ठीक है? क्या है यहाँ पे? किसी भी ग्लैंड की कोई सेल है। इस सेल ने क्या किया? इस सेल ने अपने हार्मोन, ये हार्मोन दिख रहे हैं ना, ये हार्मोन यहाँ पे क्या कर दिया? हाँ, यहाँ पे रिलीज कर दिया। ये हार्मोन क्या कर दिया? यहाँ पे रिलीज कर दिया, ठीक है? एक सेकेंड रुको, ये अब इमेज यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है? मैम इस क्लास में पहली बार देख रहे हैं, आई हूँ और मस्त क्लास है ये। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा, थैंक यू इशिता। चलिए, यहाँ पे देखिए, हुँ, साइनैप्स बोलते हैं बेटा, जब भी एक न्यूरॉन से आपका न्यूरोट्रांसमीटर दूसरे न्यूरॉन पे जाता है, उसको हम बोलते हैं साइनैप्स, ठीक है? साइनैप्स हो जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ये जो आपका हार्मोन है, ये आपका जो हार्मोन है, जब भी ये किसी ब्लड स्ट्रीम में आएगा, सबसे पहले हार्मोन कहाँ आया? अपने ब्लड स्ट्रीम में, क्योंकि हार्मोन को कौन रिलीज़ करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज़ करती है। अगर आपने आज मेरी ये एंडोक्राइन की क्लास देख ली ना, जितने बच्चे अभी आप लाइव देख रहे हो, तो आप ये सोच लेना कि आप एंडोक्राइन में से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले हो। इतने अच्छे से हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लेंगे, ठीक है? तो ये हार्मोन हमारा कहाँ से आया? यहाँ से हमारी ग्लैंड ने, एंडोक्राइन सेल ने रिलीज़ किया, उसको ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया, इसलिए हम इसको एंडोक्राइन बोलते हैं, क्योंकि जो भी ग्लैंड्स अपने सिक्रीशंस को ब्लड में डायरेक्टली डाल देते हैं, उनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन या फिर डक्टलेस। अब ये जो हार्मोन है, ये आपका कोई टारगेट टिश्यू है। ये हार्मोन क्या है? आपका टारगेट टिश्यू है। तो इस टारगेट टिश्यू के ऊपर हमारा क्या होते हैं? हमारे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, और वो हार्मोन आके उस रिसेप्टर पे, उस टारगेट टिश्यू पे क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। देन उसके बाद वो सेल के अंदर आ जाते हैं, और जो भी उसका जो काम था, उस सेल के फंक्शन करने का जो काम था, वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? वो चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा कौन काम करता है? हमारे हार्मोन्स काम करते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? हार्मोन रिलीज हुआ, ब्लड में आया, और उसने टारगेट टिश्यू को क्या किया? एक्ट किया, टारगेट टिश्यू पे गया, और उस सेल का जो फंक्शन था, उसको ऑल्टर करवा दिया। यही हमारे क्या होते हैं? हमारे फंक्शंस करते हैं कौन? हमारे हार्मोन्स, ठीक है? मैंने आपको क्या बताया है कि जो आपके हार्मोन्स होते हैं, ठीक है? अभी हमने किसकी बात की? हार्मोन्स की बात की है। तो हार्मोन्स आपके केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, लेकिन अगर हार्मोन
हॉर्मोन्स की क्लासिफिकेशन की जाए तो हॉर्मोन्स जो होते हैं एक तो आपके अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। कौन से होते हैं? आपके अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। मतलब बहुत सारे हार्मोन ऐसे हैं जो आपके किससे मिलके बनते हैं? अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं। मैम खाना बनाते हुए क्लास देख रही हूँ। ओके, चलिए कोई बात नहीं। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। कुछ हार्मोन्स हमारे ऐसे होते हैं जो स्टेरॉइड से जो किससे मिलके बनते हैं? स्टेरॉइडल होते हैं, जो स्टेरॉइड से मिलके बनते हैं। और कुछ अमाइनो ऐसे एसिड जो हमारे कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो हमारे पेप्टाइड वाले हार्मोन होते हैं, पेप्टाइड वाले हार्मोन होते हैं, ठीक है? तो ये हमारे जो हार्मोन्स हैं हमने इसको 3 भागों में जो है क्लासिफाई कर दिया। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, स्टेरॉइडल और आपके पेप्टाइड हार्मोन। अगर मैं यहाँ पे अमाइनो एसिड डेरिवेटिव की बात करती हूँ तो जो हमारे अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं ये भी आपको फर्दर क्लासिफिकेशन करूँ तो ये आपके एक तो टायरोसिन अमाइनो एसिड्स होते हैं और दूसरा आपका ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है? अगर आप इसको इसी क्लासिफिकेशन में याद रखोगे ना तो आपके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, जो आपके टायरोसिन अमाइनो एसिड्स होते हैं, इनके अंदर आपके कौन-कौन से हार्मोन आते हैं? इसमें आपका एक तो आता है एडीआर और कौन-सा आता है आपका नोरेडीआर, नोरेड्रेनालिन। ये दोनों के दोनों आपके जो एडीआर और नोरेड्रेनालिन होते हैं ना, इनको हम कलेक्टिवली नोन एज़ कैटेकोलेमाइन्स। तो आपके जो कैटेकोलेमाइन्स होते हैं, या तो आप इनको कैटेकोलेमाइन बोल सकते हो या आप इनको एडीआर और नोरेडीआर के नाम से भी जान सकते हो। तीसरा आपका होता है थायरोक्सिन। कौन-सा होता है? थायरोक्सिन, ठीक है? कौन-सा होता है? थायरोक्सिन। आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो आपके अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं ना, ये आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। लेकिन ये जो आपका थायरोक्सिन होता है ना, ये आपका फैट सोल्यूबल होता है। ये क्या होता है? आपका फैट सोल्यूबल होता है, तो आप इसको यहाँ पे याद रखना, ठीक है? ट्रिप्टोफैन की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है? जितने भी आपके हरियाणा सीएचओ का सिलेबस बता दो एक बार। हरियाणा सीएचओ हो चाहे बेटा राजस्थान सीएचओ हो, सारे के सारे आपके नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट्स आएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे कोई अलग से स्पेसिफाई नहीं है। अब देखो, जो ये आपका ट्रिप्टोफैन है, इस ट्रिप्टोफैन के अंदर आपके जितने भी हार्मोन हैं, जैसे कि आपका सेरोटोनिन हार्मोन है, ठीक है? आपका जो है यहाँ पे मेलाटोनिन हार्मोन है, मेलाटोनिन हार्मोन है। एक हार्मोन होता है आपका कौन-सा यहाँ पे? हिस्टामाइन। कौन होता है? हिस्टामाइन, ठीक है? हिस्टामाइन के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टीरॉयड हार्मोन जो होते हैं वो आपके सारे के सारे जो भी आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन होते हैं, ठीक है? कौन से? आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन होते हैं ना, वो सारे के सारे आपके स्टेरॉयडल होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास इमेज है एड्रेनल कॉर्टेक्स की। देखिए, ये जो है आपकी एड्रेनल कॉर्टेक्स की इमेज, ये आपकी बहुत शानदार इमेज है। तो ये जो हमारी एड्रेनल ग्लैंड होती है जो आपकी जस्ट किडनी के ऊपर जो है प्रेजेंट होती है, इससे जितने भी आपके एड्रेनल ग्लैंड से, एक सेकेंड, चलो हो गई सही, ठीक है? तो ये इसमें हम आपको ये ध्यान रखना है, जितने भी आपके एड्रेनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन होते हैं वो सारे के सारे आपके स्टीरॉयडल हार्मोन होते हैं। कौन से होते हैं? स्टीरॉयडल हार्मोन होते हैं। अब इसमें आपकी क्या होती है? 3 लेयर होती है। सबसे आउटर वाली कौन सी होती है? जिसको आप बोलते हो जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है? बीच वाली को बोलते हो जोना फेसिकुलेटा और थर्ड वाली को, अंदर वाली को बोलते हो जोना जोना रेटिकुलरिस, ठीक है? शायद आपको ये अभी इमेज दिख नहीं रही होगी। अब देखो, इस चीज़ को आप किस तरीके से याद रख सकते हो? इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे भी याद रख सकते हो, सॉरी। हाँ, यहाँ पे देखो, इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि जो आपकी ये लेयर है बाहर वाली, जो कि आपका कोर्टेक्स वाला होता है, इस कोर्टेक्स के अंदर क्या होता है? आपका जोना, सबसे पहली जो होती है जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस, ठीक है? तो आपका जो जोना ग्लोमेरुलोसा है, यहाँ से आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन सिक्रीट होता है, जो कि आपका एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है। फिर आता है जोना फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा से आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन रिलीज होता है, जिसमें आपका आता है कोर्टिसोल, कोर्टिसोन और एक और होता है जिसको आप बोलते हो कोर्टिकोस्टेरोन हार्मोन। कौन होता है? कोर्टिकोस्टेरोन हार्मोन। एक होता है आपका जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस से आपके एंड्रोजन हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसमें आपका मेल में निकलता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में निकलता है एस्ट्रोजन। और एक और हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। क्या बोलते हैं? प्रोजेस्टेरोन, ठीक है? तो ये चीज़ शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई, अच्छा ये बताओ मुझे, ये तीनों हार्मोन किस-किस को याद है? ठीक है? ईमानदारी से बताओ। नॉन नर्सिंग भी आएगी क्या? हाँ, नॉन नर्सिंग भी आती है बेटा। अब मुझे ईमानदारी से ये बताओ, ये तीनों हार्मोन किस-किस को याद है? क्योंकि देखिए, ये है आपकी किडनी और किडनी के ऊपर जस्ट यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे आपकी एड्रेनल ग्लैंड होती है। अंदर वाला पार्ट ये होता है आपका मेडुला और बाहर वाला, ये जो बाहर वाला होता है, ये होता है आपका कोर्टेक्स, ये होता है कोर्टेक्स। तो आप अगर जिसको भी ये हार्मोन यहाँ पे
नहीं याद रहते हैं तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, GFR मज़ा, ठीक है? आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि GFR क्या देती है? आपका मज़ा देती है, ठीक है? क्या देती है? मज़ा देती है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे याद रख सकते हो। ये आपकी ज़ोना ग्लोमेरुलसा है, फेसिकुलेटा है, रेटिकुलरिस है। यहाँ से मिनरलोकोर्टिकॉइड निकलता है, फेसिकुलेटा से आपके ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स निकलते हैं, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरोन। रेटिकुलरिस से आपके एंड्रोजन हार्मोन निकलते हैं। एंड्रोजन जो होता है ये आपका मेल में टेस्टोस्टेरोन है, मेल में टेस्टोस्टेरोन है और फीमेल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है। ये सारा का सारा कंसेप्ट शायद आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने किसकी बात की? ये हमने स्टीरॉयडल हार्मोन की हमने यहाँ पे बात की है, ठीक है? अमाइनो एसिड हार्मोन की हमने बात कर ली है, हमने स्टीरॉयडल हार्मोन की बात की है। इनके अलावा जो भी आपके जैसे कि कौन-कौन से हार्मोन, जैसे कि आपका ग्रोथ हार्मोन है, आपका FSH है, आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के बाद हमारा क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ठीक है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ये सारे के सारे हार्मोन GH, FSH, ऑक्सीटोसिन जो भी आपके बाकी के हार्मोन रह गए, ये आपके पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। कौन से हार्मोन होते हैं? ये आपके पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। ये बहुत ही प्रोटीन की छोटी चेन से मिलके बनते हैं। इसमें लगभग 2 से 50 इसमें लगभग 2 से आपके 50 अमाइनो एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 से 50 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि आपके बाकी के हार्मोन हैं, ठीक है? तो हमने यहाँ पे किसकी बात की? देखिए, हमने यहाँ पे अपने हार्मोन की बात कर ली है। अमाइनो एसिड्स होते हैं, स्टीरॉयड होते हैं, ये होता है, ठीक है? ये सारे हमने बात कर ली कि ये आपके कुछ टायरोसिन अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ ट्रिप्टोफैन होते हैं जिसमें हमारी ये चीज़ आती है। इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट देखो एक चीज़ है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है दैट इज़ नोन एज़ हिस्टामाइन। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। राधे-राधे बेटा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपका हिस्टामाइन है। अब मैं हिस्टामाइन के बारे में एक चीज़ बता देती हूँ। आपको सबको पता है कि जो आपका हिस्टामाइन्स होता है ना, ये आपके 2 सेल से रिलीज़ होता है जिसको आप कौन से सेल बोलते हो? एक तो होती है आपकी मास्ट सेल्स, ठीक है? और एक होती है आपकी बेसोफिल सेल्स। कौन सी सेल्स होती हैं? बेसोफिल सेल्स। अब ये बेसोफिल सेल्स क्या है? ये आपकी WBC की ही टाइप है, ठीक है? WBC की टाइप है। आपने ग्रैनुलोसाइट और एग्रैनुलोसाइट पढ़ा होगा। तो जो भी जिस भी सेल के अंदर छोटे-छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेज़ेंट होते हैं, उनको हम ग्रैनुलोसाइट सेल्स बोलते हैं और इसमें आपकी आती है BEN बहन, ठीक है? बेसोफिल, इज़िनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो इस WBC की टाइप हमारी क्या होती है? एक बेसोफिल सेल्स होती है। तो इस बेसोफिल सेल्स के जैसे मान लो ये आपकी बेसोफिल सेल्स हैं, ये आपकी बेसोफिल सेल्स है, ठीक है? तो इस बेसोफिल सेल्स के ऊपर हमारा क्या होता है? IG रिसेप्टर होता है। क्या होता है यहाँ पे? IgE के लिए ये क्या होता है? एक रिसेप्टर्स होता है, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है? रिसेप्टर्स होता है। समझ में आ रहा है ना? जब भी आपकी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल जाएगा और कोई एंटीजन यहाँ पे आके अटैच होगा, तो ये क्या करेगी? ये IgE एंटीबॉडी क्या करेगी? यहाँ पे इस मास्ट सेल को जगा देगी, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? मॉर्निंग से देख रहा हूँ सतेंद्र भाई को कोई सिलेबस नहीं बता रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, एक बार टाइम निकाल के हम बता देंगे, ठीक है? मैं आपको पर्सनली बता दूँगी, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा कोई एंटीजन आया और इस एंटीजन ने क्या किया? इस बेसोफिल सेल्स को क्या किया? एक्टिवेट कर दिया और जैसे ये बेसोफिल सेल्स एक्टिवेट हो जाती है, वैसे ही इस सेल का क्या होना शुरू हो जाता है? डीग्रैनुलेशन होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है? डीग्रैनुलेशन शुरू हो जाता है क्योंकि इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेज़ेंट है। अब जैसे ही देखिए इनके अंदर ये जो सेल है, इस सेल के अंदर क्या है? आपके छोटे-छोटे ग्रैन्युलेशन है। बेसोफिल सेल्स के अंदर क्या है? छोटे-छोटे ग्रैन्युलेशंस हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक सेल बनाऊँ, ये मान लो आपकी बेसोफिल सेल है और इस बेसोफिल सेल्स के अंदर आपके क्या है? यहाँ पे ग्रैन्यूल्स प्रेज़ेंट है, ठीक है? और ये जो ग्रैन्यूल्स हैं, इन ग्रैन्यूल्स के अंदर आपके बहुत सारे क्या होते हैं? यहाँ पे केमिकल्स होते हैं, ठीक है? तो जैसे ही कोई यहाँ पे IgE के पास यहाँ पे कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया, यहाँ पे अटैच हुआ कोई एंटीजन, तो वैसे ही एक्टिवेट हो जाएगी और ये वैसे ही ये जैसे ही फटेगी, आपका डीग्रैनुलेशन होगा। तो जो ये केमिकल्स हमारे इस ग्रैन्यूल्स के अंदर प्रेज़ेंट होते हैं, ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं? ये फट के सारे के सारे बाहर आ जाते हैं, ठीक है? अब जैसे ही डीग्रैनुलेशन होके बाहर आया, तो यहाँ से हमारी क्या-क्या चीज़ रिलीज़ होगी? मॉर्निंग से, ठीक है? तो यहाँ से आपकी क्या-क्या चीज़ रिलीज़ होगी? डीग्रैनुलेशन जब इस मास्ट सेल की होगी, तो यहाँ पे आपका हिस्टामाइन रिलीज़ होगा। क्या रिलीज़ होगा? हिस्टामाइन। आपके ल्यूकोट्राइन्स रिलीज़ होंगे। क्या होंगे? ल्यूकोट्राइन्स। यहाँ से आपका हिपैरिन रिलीज़ होगा। यहाँ से आपका प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होगा, ठीक है? क्या रिलीज़ होगा? प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका हिस्टामाइन रिलीज़ होता है, तो वहाँ पे आपके ब्लड के जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, इनके अंदर जैसे ये ब्लड वेसल्स है, इन ब्लड वेसल्स के अंदर जो आपकी एंडोथेलियल सेल्स होती है ना, ये क्या करने लग जाती है? इनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है।
ठीक है? तो इनकी क्या हो जाएगी यहाँ पे परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो हिस्टामाइन क्या करवाता है, एक तो इसकी एंडोथेलियल सेल्स की परमिएबिलिटी इंक्रीज़ कर देगा, जहाँ से आपका जो है ब्लड यहाँ से क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, लीक होना शुरू हो जाएगा। दूसरा इस ब्लड वेसल्स का क्या करवा देता है, वेज़ोडायलेटेशन करवा देता है। क्या करवा देता है? वेज़ोडायलेटेशन। बाकी आपका जो हिस्टामाइन होता है वो ईचिंग करवाएगा, ठीक है? आपकी जो है रेडनेस लेके आएगा और वहाँ पे स्वेलिंग भी करवा देता है। तो ये सारे काम किसके होते हैं? आपके हिस्टामाइन के होते हैं। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया, मुझे जल्दी से बता दीजिए। जो भी आपकी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, वहाँ पे आपका हिस्टामाइन ज़रूर रिलीज़ होता है। ठीक है? ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ये चीज़ सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दूसरी सेल जो मैंने यहाँ पे बताई थी, देखिए, दूसरी सेल मैंने यहाँ पे जो बताई थी, कौन-सी बताई थी? यहाँ पे हमने बात की थी किसकी? एक सेकंड, यहाँ पे हमने किसकी बात की थी? दूसरी मास्ट सेल की बात की थी। तो आपकी मास्ट सेल जो होती है, ये कहाँ प्रेज़ेंट होती है? ये आपके कनेक्टिव टिश्यू में प्रेज़ेंट होती है, ठीक है? तो कनेक्टिव टिश्यू में भी हमारी मास्ट सेल्स हैं, इनका भी डीग्रैनुलेशन होता है मास्ट सेल का। कोई एंटीजन जब इनके ऊपर आके चिपक जाता है और वह जैसे ही मास्ट सेल फटती है, तो इस मास्ट सेल से फटने से हमारा क्या रिलीज़ होंगे? हमारे हिस्टामाइन रिलीज़ होंगे, हेपेरिन रिलीज़ होगा। देखो, मैंने इतने साल हो गए नर्सिंग में, है ना? मुझे जो है शायद अब कुछ दिनों पहले या 1 डेढ़ साल पहले ये मान लो कि समझ में आया है कि डीग्रैनुलेशन किसको बोलते हैं। क्योंकि जो कंसेप्ट मुझे दिक्कत दे रहे थे ना मेरी लाइफ में या मेरे पढ़ने के टाइम पे, मैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट ये कोशिश करती हूँ कि मैं जिसको समझा रही हूँ या जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं ना, उनको तो कम से कम वो चीज़ क्लियर हो जाए। तो आपको डीग्रैनुलेशन का, मास्ट सेल का और आपकी बेसोफिल सेल्स क्या हैं, क्यों इनका हिस्टामिन रिलीज़ हुआ, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है? अगर क्लियर हुई है तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसका मतलब जो है मैं सही पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो हमने यहाँ पे इसकी बात कर ली, हमने यहाँ पे हिस्टामिन की बात की, हमने यहाँ पे डीग्रैनुलेशन की, हमने यहाँ पे बात की, एड्रेनल कॉर्टेक्स की हमने बात की, क्योंकि हमने अपने सारे के सारे हार्मोन हमने यहाँ पे पढ़ लिए। हमने देख लिया पेप्टाइड हार्मोन जो है हमारा कौन-सा होता है और पेप्टाइड हार्मोन हमारा क्या करवाता है, ठीक है? इन सब चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी आपकी मान लो जो भी आपके हार्मोन हम रिलीज़ कर जो भी हार्मोन रिलीज़ करे होंगे, चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड से हो, चाहे आपकी थायरॉइड ग्लैंड से रिलीज़ हो, वो सारे के सारे हार्मोन के लिए अपना एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है? आ गया, चलिए आरडीएक्स को तो है, आ गया। आरडीएक्स, आप अपना नाम बताओ मुझे, अच्छा नहीं लग रहा है ये नाम लेते हुए बार-बार, आरडीएक्स कमांडो। कमांडो तो ठीक है, लेकिन जो है आरडीएक्स अच्छा नहीं लग रहा, तो नाम बताओ अपना एक बार जल्दी से। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ यहाँ पे कि हमारी बॉडी में जो भी हार्मोन रिलीज़ होता है ना, उसके लिए एक पर्टिकुलर क्या होता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है। जैसे ये एक टारगेट टिश्यू है, तो इस टारगेट टिश्यू के ऊपर जैसे मैं अगर बताऊँ यहाँ पे मान लो कोई जो है मान लो यहाँ पे कोई रिसेप्टर है, जैसे यहाँ पे मान लो टीएसएच का रिसेप्टर है, ठीक है? तो ये जो होगा, ये आपका रिसेप्टर टीएसएचआर, तो यहाँ पे अगर ये रिसेप्टर उस टारगेट सेल पे अगर ये रिसेप्टर प्रेज़ेंट है, ठीक है? ये क्या है, आपकी टारगेट टिश्यू है। तो इस टारगेट टिश्यू पे क्या होगा, वो पर्टिकुलर वहाँ पे रिसेप्टर होगा और उसी पर्टिकुलर रिसेप्टर पे आके, ठीक है? उसी पर्टिकुलर रिसेप्टर पे आके यहाँ पे एक सेकंड, ये जो पर्टिकुलर रिसेप्टर है, इसी पर्टिकुलर रिसेप्टर पे आके आपका जो है हार्मोन जो है वहाँ पे आके क्या करता है, यहाँ पे बाइंड करता है, ठीक है? तो ये यहाँ पे ही आके क्या होगा, यहाँ पे आके वो हार्मोन क्या करता है, यहाँ पे बाइंड करता है, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखना, अगर ये टीएसएचआर का रिसेप्टर होगा तो यहाँ पे टीएसएच ही आके बाइंड करेगा, ठीक है? जैसे अगर मैं यहाँ पे बोन की स्ट्रक्चर बनाऊँ, ठीक है? जैसे यहाँ पे मैं बोन की स्ट्रक्चर बनाऊँ, तो इस बोन की स्ट्रक्चर में यहाँ पे कौन-कौन से, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन काम करता है, तो यहाँ पे जीएचआर होगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ पैराथायरॉइड हार्मोन आएगा, तो यहाँ पे पैराथायरॉइड का रिसेप्टर होगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कैल्सिटोनिन आएगा, तो यहाँ पे कैल्सिटोनिन का एक पर्टिकुलर क्या होगा, रिसेप्टर होगा। मतलब हर हार्मोन के लिए, ठीक है? हर हार्मोन के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, पर्टिकुलर यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं, ठीक है? ये क्या है, आपके पर्टिकुलर हार्मोन रिसेप्टर, और इन्हीं पर्टिकुलर हार्मोन रिसेप्टर पे वो पर्टिकुलर हार्मोन आके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है? ओके, बिकी है नेम, ओके बिकी। चलिए, मेल और गर्ल ये भी बता दो जल्दी से। ये आपकी क्या होती है, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है? ये आपकी क्या है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है। हम सबको पता है कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये आपकी कहाँ से, किससे अटैच होती है, आपके हाइपोथैलेमस से अटैच होती है। तो जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन होते हैं, वो आपके किस में आती हैं, वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड में आती है। ये आपकी कौन सी है, ये आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी है, और ये आपकी कौन सी पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो जो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी है, जिसको आप एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हो, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को आप न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हो।
पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे यहाँ से क्या होते हैं, यहाँ से हमारे 2 हार्मोन जो है यहाँ से आते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे हार्मोन्स आते हैं, ठीक है? यानी कि न्यूरॉन्स जो है लेके आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। एक और हमारा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हार्मोन्स होता है जो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में लेके आता है। लेकिन जो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, यहाँ से हमारे कोई न्यूरॉन नहीं आते, यहाँ से आपकी क्या आती है, यहाँ से आपकी ब्लड वेसल्स आती है, ठीक है? यहाँ पे क्या आती है, ब्लड वेसल्स आती है। अब ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं आपकी, ये क्या होते हैं, दोनों साइड जो है इन ब्लड वेसल्स के, यहाँ पे भी और इस तरफ भी आपकी कैपिलरीज प्रेजेंट है, यहाँ पे भी कैपिलरी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी। और जब भी किसी ब्लड वेसल्स के दोनों बोथ साइड में कैपिलरी प्रेजेंट होती है, हमेशा ध्यान रखना, जिस भी ब्लड वेसल्स के दोनों साइड में कैपिलरीज प्रेजेंट होती है ना, उसको हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। तो ये कौन सी है, हमारी पोर्टल ब्लड वेसल्स है। कौन सी है, आपकी पोर्टल ब्लड वेसल्स है। तो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी जो कि आपकी कौन सी है, एडिनो हाइपोफाइसिस, क्या है, एडिनो हाइपोफाइसिस। इसको हम हाइपोफाइसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आपकी स्फीनोइड बोन की जो है सेला टर्सिका में जो है प्रेजेंट है। तो वो जो एक ग्रूव है सेला टर्सिका, वहाँ पे आपकी क्या प्रेजेंट है, आपकी जो है पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है? तो जो है आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट आपके हाइपोथैलेमस से अटैच होती है क्योंकि वहाँ से न्यूरॉन लेके आते हैं। लेकिन जो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी होती है ना, वहाँ से आपके क्या आता है, पोर्टल ब्लड वेसल्स आता है। पोर्टल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके इस एंड पे भी कैपिलरीज है और उसके इस एंड पे भी यहाँ पे क्या होती है, कैपिलरीज होती है, ठीक है? लेकिन जो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, यहाँ पे जो ये वाला जो हार्मोन, ये जो न्यूरॉन है, इसको आप बोलते हो सुप्रा ऑप्टिक न्यूरॉन। क्या बोलते हो, सुप्रा ऑप्टिक न्यूरॉन। क्या बोलेंगे, सुप्रा ऑप्टिक न्यूरॉन। और ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूरॉन क्या करता है, ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूरॉन आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये सिर्फ हार्मोन को स्टोर करके रखता है, ये सिर्फ हार्मोन को स्टोर करके रखता है, ठीक है? और ये हार्मोन को यहाँ पे सिंथेसाइज करता है। तो जो आपका ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूरॉन होता है, ये आपका कौन सा हार्मोन को स्टोर करके रखता है, एडीएच। यानी कि जो आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो बनाएगा तो आपका हाइपोथैलेमस ही, ठीक है? हाइपोथैलेमस ही क्या बनाएगा, आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन, लेकिन ये इसको स्टोर करके रखता है। दूसरा जो ये वाला न्यूरॉन है आपका, सेकंड वाला न्यूरॉन है, इसको आप क्या बोलते हो, पैरावेंट्रिकुलर न्यूरॉन। इसको आप क्या बोलोगे, दैट इज नोन एज पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ठीक है? और ये जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है, इससे आपको हार्मोन रिलीज होता है जिसको आप बोलते हो ऑक्सीटोसिन। क्या बोलते हो, ऑक्सीटोसिन, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे से देखिए क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमारे से पूछा है कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन पिट्यूटरी तक कैसे पहुंचते हैं। तो आपने सही आंसर दिया है, ये हमारे हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम से जाता है। किससे जाता है, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम से जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे इस इमेज में इस डायग्राम के द्वारा हमने समझा है, ठीक है? चलिए समझ आ गया ग्रोथ हार्मोन की। तो ग्रोथ हार्मोन आपका क्या है, एक तो पहली बात ये एक पेप्टाइड हार्मोन है जो हमने बात की थी, ठीक है? पेप्टाइड हार्मोन है इसलिए ये क्या है, वाटर सोल्यूबल भी है। दूसरा मैं बात करूं तो जो आपका ग्रोथ हार्मोन होता है, ये आपका एनाबॉलिक हार्मोन होता है। क्या होता है, एनाबॉलिक हार्मोन होता है। मतलब ये सारी की सारी जो भी आपकी केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रही है ना, उन सब का क्या करेगा, ये सारा का सारा कलेक्टिवली काम करेगा। क्योंकि एनाबॉलिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ पे सारी की सारी रसायन क्रियाएं जुड़ती हैं, ठीक है? उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिक हार्मोन। जैसे कि एनाबॉलिक का मतलब है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्रोटीन पे, ये काम क्या करेगा, तो ये प्रोटीन का क्या करवाता है, सिंथेसिस करवाता है। प्रोटीन का क्या करवाएगा, सिंथेसिस। और जितनी ज़्यादा प्रोटीन का सिंथेसिस होगा उतना ही आपकी बॉडी में बोन मास ज़्यादा होगा, ठीक है? उतना ही आपकी बॉडी में बोन का मास जो होता है वो इंक्रीज होता है। दूसरा मैं बात करूँ तो ये क्या करता है, ये लिपिड पे भी काम करता है, ठीक है? लिपिड पे कैसे काम करेगा, ये लाइपोलाइसिस करवाता है। लाइपोलाइसिस करवाएगा तो लाइपोलाइसिस की वजह से यहाँ पे क्या मिलेगा, पेशेंट के अंदर हाइपरलिपिडीमिया मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जितना ज़्यादा आपका क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन, जितना ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन होगा उतना ही ज़्यादा पेशेंट के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ जो है इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है? यहाँ पे ध्यान रखना। तीसरी अगर मैं बात करती हूँ तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म भी करवाता है, कार्बोहाइड्रेट की। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे इसकी वजह से ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो सकता है, पेशेंट को क्या हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। तो आपका ग्रोथ हार्मोन आपकी बोन की मास को बढ़ा रहा है, ग्रोथ हार्मोन जो है ब्लड के अंदर लिपिड का अमाउंट बढ़ा रहा है, ग्रोथ हार्मोन आपके ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है, क्योंकि अगर वो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ देखिए, ये जैसे मान लो ये आपकी ब्लड वेसल्स है,
ये आपकी ब्लड वेसल्स है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है। अब इंसुलिन क्या करना, अब इंसुलिन क्या चाह रहा है, इंसुलिन चाह रहा है कि ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज यहाँ से उठाऊं और किसको दे दूं, सेल को दे दूं, ठीक है। लेकिन जो ये आपका ग्रोथ हार्मोन होता है, ये क्या करता है, ये प्रोसेस नहीं होने देता, ठीक है। जो इंसुलिन चाह रहा है उसकी मनमानी ये नहीं होने देता, और ये अगर इंसुलिन से काम नहीं, अगर ये ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन से ये सब नहीं करवाएगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो ये अपटेक को, ठीक है, ग्लूकोज के अपटेक को इनहिबिट करता है। ये चीज याद रखना, ये क्या करता है, ग्लूकोज के अपटेक को इनहिबिट करता है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं किसके रिगार्डिंग, आपके ग्रोथ हार्मोन के रिगार्डिंग। एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि अगर ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, अगर ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है, अगर ग्रोथ हार्मोन किस में इंक्रीज होता है, आपके चिल्ड्रन में अगर इंक्रीज होता है, तो हम उस डिजीज को क्या बोलते हैं, गिंगेटिज्म। क्या बोलते हैं, गिंगेटिज्म। क्या बोलते हैं, गिंगेटिज्म। और अगर एडल्ट में अगर ऐसा होता है, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, तो एडल्ट में कौन सी डिजीज होती है, एक्रोमिगैली। क्या होती है, एक्रोमिगैली, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाए, कम हो जाता है, तो बच्चे के अंदर हो जाती है ड्वार्फिज्म। बच्चों में कौन सी डिजीज हो जाती है, ड्वार्फिज्म, ठीक है, ड्वार्फिज्म। और एडल्ट में क्या होगा, बोन मास कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोन का मास डिक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पे हाइट भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारी की जो है, सारी की सारी जो डिजीज है, ये आपके ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड है। हमने ग्रोथ हार्मोन देखा क्या है, उसके फंक्शन देखे क्या है, उसकी कमी से होने वाली डिजीज देखी क्या है, और हमने क्या देखा वहां पे, ग्रोथ हार्मोन के कम होने की भी हमने चीज देख ली है कि हमारे बच्चे में क्या क्या जो है वहां पे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे छोटी सी बात करूँ गिंगेटिज्म की, तो देखिए गिंगेटिज्म के अंदर क्या होता है, गिंगेटिज्म के अंदर जो है एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है बच्चे के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये दिख रहा है 15 साल का बच्चा है, ये सिर्फ 15 ईयर्स बच्चा है, और ये 15 ईयर्स बच्चा जो है, देखिए इसकी हाइट कितनी ज्यादा यहाँ पे बढ़ गई है ड्यू टू ग्रोथ फैक्टर की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये सेम वैसे दिखा रखा है, एक्सेस जीएच की वजह से यहाँ पे क्या हो गई है, रैपिड ग्रोथ इस बच्चे की यहाँ पे देखी जा रही है, ठीक है। तो ये चीज ऐसी क्यों होती है, गिंगेटिज्म क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो मैंने आपको बोन की स्ट्रक्चर बताई थी, इस बोन की क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, बोन के क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। ये वाला आपका एपिफाइसिस होता है, और ये भी आपका क्या होता है, एपिफाइसिस होता है। अब इन दोनों के बीच में, डायफाइसिस के बीच में और एपिफाइसिस के बीच में यहाँ पे एक क्या होती है, एपिफाइजियल प्लेट होती है। ये क्या होती है, आपकी एपिफाइजियल प्लेट होती है। अब ये जो एपिफाइजियल प्लेट है, ये क्या होती है, प्यूबर्टी के टाइम पे इसका फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। फ्यूजन हो जाता है इसका कब, आपकी प्यूबर्टी पे। तो प्यूबर्टी पे इसका फ्यूजन हो जाता है। जब तक फ्यूजन नहीं होता तब तक आपका जो ग्रोथ हार्मोन है, जब तक आपका फ्यूजन नहीं होता तब तक आपका ग्रोथ हार्मोन क्या करता रहता है, इस बोन की लेंथ को बढ़ाता रहता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी वजह से बिफोर फ्यूजन, यानी कि बिफोर प्यूबर्टी, अगर जब तक इसका फ्यूजन नहीं हुआ है, तो इसको इस प्लेट के जब तक ये प्लेट बंद नहीं होगी तब तक बच्चे की हाइट बढ़ती रहेगी। लेकिन जैसे ही एक बच्चा प्यूबर्टी की एज पे जाता है, वैसे ही हाइट क्या हो जाती है, यहाँ पे डिक्रीज हो, यानी कि ये प्लेट बंद हो जाती है। अब हुआ क्या कि ये एपिफाइजियल प्लेट बंद नहीं हुई, लेकिन उसके बंद ना होने से पहले ही ग्रोथ हार्मोन किसी वजह से इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से ये जो है बोन की लेंथ बढ़ती गई और बच्चे में क्या हो गया, यहाँ पे गिंगेटिज्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चे के अंदर जो हाइट बढ़ने का रीजन होता है, ये हमारा एपिफाइजियल प्लेट का फ्यूजन ना होने से होता है, ठीक है। किसकी वजह से होता है, एपिफाइजियल फ्यूजन का बंद ना होने से ये चीज ऐसी हुई है, गिंगेटिज्म हुआ है बच्चे के अंदर, जो आपको यहाँ पे कंडीशन दिख रही है। एक्रोमिगैली के अंदर जो है, एक्रोमिगैली में जो एडल्ट में एक्रोमिगैली होती है, वहां पे भी ग्रोथ हार्मोन के बढ़ने की वजह से होती है। लेकिन एक्रोमिगैली में अजीबोगरीब जो है उसकी, क्योंकि जो देखो एपिफाइजियल प्लेट की यहाँ पे बात नहीं आती, वहां पे शॉर्ट बोन में जो है ग्रोथ होती है। जैसे कि फेस के जो ये अपनी जाइगोट, यहाँ पे जाइगोटिक बोन है, ये बढ़ जाएगी तो अजीबोगरीब फेस हो जाएगा। हाथों की जो है बोन का साइज बढ़ जाएगा, हाथ ऐसे बड़े बड़े दिखाई देने लग जाएंगे, स्कैपुला बढ़ सकता है, क्लेविकल बढ़ सकता है, यहाँ पे चेस्ट जो है बहुत अजीब दिखाई देने लग जाएगी। तो वहाँ पे इरेगुलर जो है, वहाँ पे आपको जो है बोन बड़ी मिलेंगी, तो उसको हम बोलते हैं एक्रोमिगैली, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोमिगैली, भूत जैसा लगेगा इंसान, ठीक है। ये आपकी थायराइड हार्मोन है, और थायराइड ये आपकी बटरफ्लाई शेप की आपकी थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है। ये आपका फीडबैक लूप दिखा रखा है हाइपोथैलेमस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जैसे कि मान लो यहाँ से आपका टीआरएच निकला, कौन सा हार्मोन निकला यहाँ से, हाइपोथैलेमस से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन किसके पास गया, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गया, पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच निकलवाया,
TSH इज योर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने एक्ट किया किसके ऊपर, थायराइड ग्लैंड के ऊपर, और थायराइड ग्लैंड से आपके क्या निकलवा दिया यहाँ पे T3, T4 और कैल्सिटोनिन। तो ये 3 हार्मोन जो है आपके थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं। कौन कौन से, T3, ठीक है, दिख रही होगी ना इमेज, T3, T4 और कैल्सिटोनिन, ठीक है। तो T3 T4 हार्मोन आपका क्या काम करते हैं, T3 और T4 हार्मोन आपकी किस में हेल्प करते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करते हैं। बहुत सारे फंक्शंस और भी होते हैं। और जो आपका कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है ये आपके क्या करता है, बोन रिमॉडलिंग हार्मोन होता है। क्या होता है, बोन रिमॉडलिंग हार्मोन होता है, यानी कि बोन को रिमॉडल करवाने में हेल्प करता है। ब्लड से कैल्शियम को उठाएगा और बोन को ट्रांसफर कर देगा। ये हार्मोन होता है हमारा कैल्सिटोनिन हार्मोन। लेकिन जो आपका पैराथायराइड हार्मोन होगा वो कैल्सिटोनिन के अपोजिट काम करेगा। वो क्या करेगा, वो बोन से, जीआईटी से, आपके वहाँ जो है आपका बोन, जीआईटी और आपकी किडनी से क्या निकालेगा, कैल्शियम निकालेगा और किसको दे देगा, बोन को, सॉरी ब्लड को दे देगा, ठीक है। तो क्योंकि उसका काम क्या है, पैराथायराइड का ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना, कैल्सिटोनिन का काम क्या है, बोन में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखना, ठीक है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है आपकी कैल्सिटोनिन और आपके थायराइड ग्लैंड में, ठीक है। तो आपको ये चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए।